Hey guys, this is Sankalp at Gurukul the Learning Space। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू करेंगे अपना पार्ट 3 नेशनलिज्म इन इंडिया का। तो हमने पढ़ लिया था वहां तक कि 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ और उसको कैसे कैसे किया। जनवरी 1921 में हमारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसी एक साल के बाद फरवरी 1922 इसी के आसपास गोरखपुर के चौरी चौरा में स्थित एक जगह से शांतिपूर्ण जुलूस गुजर रहा था और वो अचानक जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का कहा। मतलब 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना पार्ट 3। इसके बाद ऐसा हुआ कि कांग्रेस के कुछ लीडर सब सोचने लगे कि हम इस तरह के मास स्ट्रगल करके जुलूस निकाल के हम थक गए, हमको कुछ बड़ा करना होगा जिससे भारत की जो ये स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई वो तेजी से आगे बढ़े। तो उन्होंने सोचा कि हम 1919 में एक एक्ट लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके तहत कोई भी आम व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है पार्टी बना के। उसके तहत दो लोग, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, सीआर चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी का गठन कर दिया जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों ने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया कांग्रेस के भीतर ही भीतर। ये सही भी था, सबकी अनुमति से किया गया और इन्होंने चाहा कि हम काउंसिल इलेक्शन लड़े। काउंसिल इलेक्शन पिछले बार भी बंद किया गया था, पूरे देश में काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़े गए थे, सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में लड़े गए थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो वही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ स्वराज पार्टी बना दिया गया, लेकिन इसके 2 साल बाद मतलब 1920 के आखिरी सालों के दशक में, 1920 के दशक में पूरी भारतीय राजनीति अचानक से पलट गई। अब इसके 2 कारण थे। पहला कारण, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब आर्थिक मंदी आई। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी मतलब फसलें बर्बाद हो गई। फिर से 1926 के टाइम फसलों की मांगे इतनी गिर गई कि वो एकदम 1926 में फसलें की मांग गिरने लगी और 1930 में पूरी तरह से धराशायी हो गई। मतलब फसल भारत में होती भी थी तो उसका निर्यात नहीं हो पाता था, कोई लेना ही नहीं चाहता था। आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आ गई थी। यही भारतीय राजनीति पूरी तरह से बदलने के 2 कारण। पहला कारण है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, मैंने जो अभी बताया उसमें 3 पॉइंट है, आप लोगों को याद रखनी है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी में क्या हुआ। पहला, एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल इन 1926। कृषि के जो कुछ पदार्थों के जो मुनाफे के दाम थे वो थोड़े घटने लगे और घटना शुरू हुआ 1926 में एंड कोलैप्स इन 1930। एनसीईआरटी बुक में वर्ड यूज हुआ है धराशायी, मतलब उसका पूरा दाम गिर गया, अपने लोएस्ट प्राइस पे आ गया। मतलब जितनी उसमें लागत लगती थी उतनी आमदनी एक भी नहीं होने लगा, उसको धराशायी वर्ड का यूज किया गया है एनसीईआरटी बुक में। तो वो हो गया 1930। डिमांड एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन मतलब उसकी मांगे और उसका निर्यात एकदम बंद हो गया। डिक्लाइन मतलब लोग लेना ही नहीं चाहते थे, वो मना कर देते थे। फार्मर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। फार्मर्स को ये कठिनाइयां आने लगी कि वो अपनी फसल नहीं बेच पा रहे थे एंड पे रेवेन्यू, और लगान देनी तो दूर की बात, अगर फसल ही नहीं बेचेंगे तो वो लगान कैसे देंगे। इसके बाद ये पहला पॉइंट था जिसके कारण राजनीति पूरी तरह से बदली भारत की 1920 के आखिरी सालों के दशक में। उसके साथ साथ एक और काम हुआ जो अंग्रेजों ने किया। एक काउंसिल बनाया गया जिसके नाम रखा गया साइमन कमीशन। यहां से हम लोगों को फिर सीक्वेंस में याद रखना है। तो साइमन कमीशन में क्या हुआ, साइमन कमीशन का हेड था सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का जिसे हेड बनाया गया अंग्रेजों द्वारा वो था सर जॉन साइमन, और इनको इंडिया इसलिए भेजा गया था। आप पहले कमीशन वर्ड पे गौर कर लीजिए।
कमीशन वैसे 2-3 लोगों 5-6 लोगों अंग्रेज ऑफिशियल्स का एक ग्रुप था जिसको भारत में यह पता करने के लिए भेजा गया था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर वर्क हो रहे हैं, भारत के लोगों पर जुर्गत मतलब किसी टाइप का जुर्म नहीं किया जा रहा है, ऐसा इन लोगों को सिर्फ चेक करने के लिए भेजा गया था। ये भारत के लोगों को बहलाने का एक अच्छा सा तरीका। लेकिन इस साइमन कमीशन की एक गलत बात ये थी कि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। इसमें पूरे 17 ब्रिटिशर्स थे लेकिन एक भी इंडियन नहीं था। और ये जब आए सर साइमन कमीशन आया 1928 में इंडिया, और इंडिया आते ही इसका स्वागत किया गया गो बैक साइमन, मतलब साइमन वापस जाओ। इस नारे से साइमन कमीशन को 1928 में इंडिया आने ही नहीं दिया गया। वो जब मुंबई एयरपोर्ट कर बंदरगाह से जब इंडिया आए तब वो उनको इस तरह स्वागत किया गया, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। ओके, थैंक्स फॉर जॉन साइमन वहीं से वापस चले गए, उनको इंडिया में आने ही नहीं दिया गया। इसके बाद हमने पढ़ा था सितंबर 1927 में कहा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, दिसंबर 1927 में कहा हुआ, सॉरी 1929 में, याद है सबको। और एक और अब तीसरा अधिवेशन जो कांग्रेस का आया जिसे हमें पढ़ना है वो है 1929 दिसंबर का। ये हुआ था लाहौर में। लाहौर उस टाइम इंडिया में था और यहां पर गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पूरे कांग्रेसियों के साथ पूर्ण स्वराज की मांग की थी। मतलब गोल एक इससे पहले एक घटना और घटी थी, जब जॉन साइमन को वापस भेज दिया गया तो इन ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम लोगों को इंडिया को कुछ बहलाना फुसलाना होगा, नहीं तो ये जो रेवोल्यूशन, ये जो क्रांति है वो बहुत तेजी से रिबेल करेगी। तो उन्होंने कुछ एकदम बहलाने फुसलाने वाले मांग किए, लेकिन कांग्रेस उस टाइम तो पूरे होल इंडिया में कांग्रेस का शासक था, तो उन्होंने एक तरह से मना कर दिया। इन लोगों ने क्या कहा, हमें फुल इंडिपेंडेंसी चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इन लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की और साथ में एक और बहुत बड़ा बात आता है 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया लाहौर के। उस टाइम दिसंबर 1929 में स्टार्ट हुआ और 26 जनवरी 1930 तक ये चला था। और याद रखा जाना चाहिए फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इसी दिन मनाया गया था इंडिया का। ऐसे तो इंडिपेंडेंस डे इंडिया का 15 अगस्त 1947 था, लेकिन तो यहाँ 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। और क्योंकि 1947 में इंग्लैंड ब्रिटिशर्स ने जिस दिन डे अनाउंस किया उसी दिन इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब सोचा गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 15 अगस्त को ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 तक इसलिए रुका गया कि वो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी उसी दिन, ये दिन याद करने के लिए भारत का संविधान 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ, इसके ठीक 20 साल बाद। इसके बाद 26 जनवरी 1930 के बाद महात्मा गांधी ने उस टाइम के जो भारत के वायसराय थे, वायसराय को बोलते हैं माउंट टाइप, तो उस टाइम थे लॉर्ड इरविन, मतलब जो भारत के हेड थे, भारतीय उपनिवेश के हेड थे उस टाइम लॉर्ड इरविन। इनको महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा और ये लेटर कब लिखा था 31 जनवरी 1930। इस घटना के 5 दिन बाद उन्होंने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा और उसमें उन्होंने 11 मांगे लिखी। उस लेटर में 11 मांगे लिखी गई थी महात्मा गांधी द्वारा 1 to 11, और इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि नमक पर जो कर लगाया जाता है, किसी भी आदमी को नमक बनाने का अधिकार नहीं है, उसे बंद किया जाए। उसे कहा जाता था सॉल्ट अबोल्यूशन एक्ट, मतलब नमक कोई आदमी अपने पास नहीं बना सकता था, वो फैक्ट्री में से आएगी और उस पर टैक्स लगेगा तभी कोई खरीद पाएंगे। तो नमक पर लगने वाला टैक्स, नमक पर लगने वाला कर बंद करने के लिए उन्होंने 11 मांगे रखी थी, उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नमक था। और उन्होंने बोला भी, अल्टीमेटम दिया लॉर्ड इरविन को कि अगर 11 मार्च 1930 से पहले हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पूरे इंडिया में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे इंडिया में स्टार्ट किया जाएगा। 11 मार्च डेट भी दिया गया है, 11 मार्च 1930 को। आज का मेंटी क्विज गाइज इसी पोर्शन से होगा, सो बी रेडी। लॉर्ड
इरविन को उन्होंने 11 मार्च का अल्टीमेटम दिया था और लॉर्ड इरविन ने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। नमक सत्याग्रह के नाम से यह जाना जाता है इंडियन रिवॉल्यूशन हिस्ट्री में। तो द सॉल्ट मार्च के नाम से यह जाना गया। इसमें हुआ क्या, गांधी जी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर जिन पे उनको पूर्ण विश्वास था उनके साथ ये नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया। सिर्फ 78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने और वो चले कहां से, 240 मील इस सत्याग्रह में उन्हें चलना था, जो साबरमती, गांधी जी का आश्रम है साबरमती में, साबरमती से दांडी तक। दांडी एक कोस्टल एरिया है जो एकदम समुद्र के किनारे है। तो 240 माइल्स चलना था और इन लोगों ने 60 मार्च 24 दिनों में कंप्लीट किया। मैथ के अनुसार हम अगर एवरेज निकालेंगे तो 240 माइल 24 दिन में, मतलब पर डे वो 10 माइल्स चलते थे। ये 10 माइल्स कम नहीं होते। उसके बाद जहां महात्मा गांधी विश्राम के लिए रुकते या रात में रुके या कभी भी रुके, तब उन्हें हजारों लोग सुनने के लिए आते थे महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी उन्हें क्या बताते थे, महात्मा गांधी उन्हें ही टोल्ड देम अबाउट स्वराज एंड नॉन वायलेंस। उन्हें वो स्वराज का सच्चा मतलब बताते थे एंड अहिंसा के विषय में बताते थे। पांचवा पॉइंट है, चला ये कितना दिन, 24 दिन। 12 मार्च से अगर 24 दिन तो 6 अप्रैल 1930 को, डेट वाइज याद रखना है, स्टार्ट हुआ विद 12 मार्च, कंप्लीट हुआ 6 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी पहुंच गए अपने वॉलंटियर्स के साथ और यहाँ इन्होंने 78 के साथ स्टार्ट किया था और यहाँ पर आते आते इन्हें 9000 लोग साथ हो गए थे। और इन्होंने क्या किया, वायलेट किया सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ के बारे में पहले ही लॉर्ड इरविन को बोला गया था कि आप इस लॉ को हटा दो। उस लॉ में था कि कोई अपना आदमी समुद्र से खारे पानी को निकालकर साल्ट नहीं बना सकता, लेकिन महात्मा गांधी ने ये लॉ तोड़ा एंड उन्होंने साल्ट, अपने मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट और पानी को उबालकर उन्होंने नमक बनाया और उसका भोग किया पूरे 9000 लोगों। ओके, इसके बाद इसके बाद हो गया स्टार्ट हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम कहते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, शॉर्ट में सीडीएम। ओके, और उसको बोलते थे हम एनसीएम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो इसके बाद पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। फिर से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की तरह सारे लोगों ने इसका पालन शुरू कर दिया। 1930 को यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया पूरे भारत में, लेकिन अप्रैल 1930 में, इसका डेट तो डिसाइड बुक में नहीं किया गया है तो हम इसको सिर्फ अप्रैल 1930 ही कंसीडर करेंगे। महात्मा गांधी के सबसे करीबी माने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर दिया गया और इससे महात्मा गांधी को भी 7 दिनों के लिए अरेस्ट किया गया। इससे पूरे देश में विद्रोह की ज्वाला फूट उठी और पूरे देश में दमनकारी नीतियों ने, मतलब हिंसा होने लगी। अहिंसा, महात्मा गांधी जो चाहते थे अहिंसा के साथ, वो अहिंसा बंद हो गया और हिंसा पूरी तरह से होने लगी। और इसका ये नहीं कि अंग्रेजों ने इसका विरोध सहम के किया, उन्होंने भी खुल के विरोध किया और उस टाइम बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा और साथ में पूरे 1 लाख लोग अरेस्ट किए गए। 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया उस टाइम। साथ में कुछ बड़े बड़े लीडर को भी अरेस्ट किया गया था उस टाइम। ओके, तो उसके बाद हुआ ये कि महात्मा गांधी ने सोचा कि सब कोई अरेस्टेड है तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे पहले उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया जिसको कहते हैं हम लोग गांधी इरविन समझौता। ये एक हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इससे पहले एक और गोलमेज, उसको कहते थे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन होता था। अभी तक इस चैप्टर के अनुसार 3 गोलमेज सम्मेलन है। याद रखने वाली बात है कि कांग्रेस मतलब गांधी जी ने भारत के एक सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन तब हुआ था जब स्वाभिमान गो बैक का नारा लगा था, उसमें कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन आगे होने वाले काल में होगा तो उसको भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। सिर्फ एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ उसमें गांधी जी गए थे लंदन और इसी में हुआ था। तो गांधी जी ने और गांधी इरविन समझौता में एक बात बोली गई कि हम 1 लाख लोगों को तभी गिरफ्तार जो हुए हैं 1 लाख लोग, उन्हें हम रिहा कर देंगे जब तक सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। गांधी जी समझौते पे मान गए और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया। लेकिन जब गांधी जी लंदन से वापस आए इंडिया तो उन्होंने देखा कि भारत के बहुत बड़े बड़े लीडर, चाहे वो अब्दुल गफ्फार खान, उन्हें रिहा करने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू,
चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब को अरेस्ट कर दिया गया था। और साथ में सरकार फिर से दमनकारी नीतियां पर काम करने लगी थी और लोगों को मारा जा रहा था। तब महात्मा गांधी ने पुनः सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन सेकंड स्टार्ट किया, लेकिन इसको ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला। 2 साल के बाद 1934 तक ये भी बंद हो गया। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करेंगे गाइस। इसके बाद अगले पार्ट में हम जैसे नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का विभिन्न समुदायों पर क्या इंपैक्ट पड़ा था, हम इस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का देखेंगे, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के डिफरेंस देखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।